हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में और उसकी बैलेंसिंग हम किस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन के बारे में आप सबने सुना होगा। केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि कोई भी दो या तीन केमिकल्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और उससे कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक रिएक्शन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसी रिएक्शन को जब हम किसी सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? इट इज अ symbolic representation. It is a symbolic representation of chemical reaction, using chemical formula instead of words। मतलब कि हम यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला की हेल्प से, केमिकल फॉर्मूला को यूज़ करके एक इक्वेशन लिखते हैं जिसे हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, सपोज कर रहे हैं कि कोई भी दो रिएक्टेंट्स हैं, एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी। इन दोनों ने रिएक्ट किया और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म किया। सपोज C+D, ये दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए। तो ये क्या होंगे, ये रिएक्टेंट्स होंगे, ये क्या होंगे, ये प्रोडक्ट्स होंगे। कोई भी दो सब्सटेंसेस या फिर कोई भी दो केमिकल फॉर्मूला या केमिकल कंपाउंड्स ने मिलकर रिएक्ट करा और कुछ नया कंपाउंड प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे? सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने कहा है कि हमने मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया है विद ऑक्सीजन। कि मैग्नीशियम जो है वो बर्न हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या फॉर्म होगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर ये क्या है, ये है हमारे रिएक्टेंट्स। ये क्या है, रिएक्टेंट्स। ठीक है, और जो फॉर्म हुआ है वो क्या है, प्रोडक्ट। ये क्या है आपके पास, प्रोडक्ट। तो कुछ रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया विद ईच अदर एंड दे हैव फॉर्म्ड अ प्रोडक्ट। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमने Mg क्यों लिखा, O2 क्यों लिखा, हमने यहाँ पर मैग्नीशियम या फिर ऑक्सीजन कंप्लीट क्यों नहीं लिखा? हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये हमने कंप्लीट लिखा है वर्ड्स की फॉर्म में। ठीक है, जब हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ये क्या है आपकी, ये है केमिकल इक्वेशन। दिस इज योर केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो केमिकल इक्वेशन क्या होगी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। की क्या है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन के सिंबॉलिक फॉर्म है जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद हम देख लेते हैं बैलेंसिंग, जो हमारा मेन टॉपिक है कि बैलेंसिंग हम किस तरह से करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी, सो बैलेंसिंग के अंदर जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। ठीक है, जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसके अंदर एक लॉ लगता है। एक लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए, और उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ एप्लीकेबल होता है हर एक बैलेंसिंग के लिए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप सबने पहले सुना ही है, मैं फिर से इसको रिवाइज करवा देती हूँ। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ये वाला जो लॉ है ये कहता है दैट मास can never be created or destroyed। कि जो टोटल मास है ना, उसको हम ना तो बना सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कि जो टोटल मास है ना वो सेम रहेगा, उसको सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एटम्स ऑफ रिएक्टेंट के जो एटम्स होंगे दैट वुड बी इक्वल टू द एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। कि एटम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड, जितने एटम्स
रिएक्टेंट के होंगे उतने ही प्रोडक्ट के आइटम्स फॉर्म होंगे। ऐसा नहीं हो कि रिएक्टेंट ज़्यादा प्रोडक्ट कम बनेगा या रिएक्टेंट कम, हमने रिएक्शन कम कराई और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। जितने एटम्स रिएक्टेंट के होंगे हमें प्रोडक्ट में उतने ही एटम्स मिलेंगे। सेम नंबर ऑफ एटम्स विल बी फाउंड इन द प्रोडक्ट साइड। सपोज जैसे कि हमने यहाँ पर अब हम अगर इस इक्वेशन से समझने की कोशिश करें, सो मैग्नीशियम का एक एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है और MgO फॉर्म हुआ है। ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। अभी ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड नहीं है। अभी हम इसको देखेंगे कि किस तरह से बैलेंस करना है इसको, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखोगे तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, मैग्नीशियम का एक है, लेकिन यहाँ पर एक एक मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों साइड पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है। इसे हमें बैलेंस करना है। अभी इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है जी। क्योंकि हमारा लॉ क्या कहता है कि दोनों साइड जो एटम का नंबर होगा वो भाई इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे करेंगे बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सपोज हमने, आपके पास एक रिएक्शन हमने ले ली कि आयरन है, आयरन के साथ वाटर का एडिशन हुआ है, वाटर में हमने आयरन को ऐड किया है और एक रिएक्शन हुई है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है, ये जो है ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है ये। फिलहाल के लिए ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि इसकी बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या स्टेप होगा कि हमने अनबैलेंस्ड जो हमारी इक्वेशन थी उसको हमने लिख लिया है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम इसके अंदर देखेंगे कि राइट हैंड साइड पर कितने नंबर ऑफ एटम्स है और लेफ्ट हैंड साइड पर कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। तो हम एक कॉलम बना लेते हैं एटम्स का। कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है इसके अंदर, एक आयरन प्रेजेंट है, दूसरा कौन सा एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, और क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या इसके अलावा कोई एटम इसके अंदर प्रेजेंट है, नहीं है प्रेजेंट। तो हमारे पास 3 एटम्स प्रेजेंट है इस केमिकल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब हमें एटम्स देखने हैं राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर, कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए, उनके अंदर एटम्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। अभी अगर मैं एट प्रेजेंट देखूं तो राइट हैंड साइड पर मुझे आयरन के कितने एटम्स दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर ऑब्जर्व करूँ तो आयरन के कितने एटम्स हैं, आयरन के एटम्स कितने हैं, ओनली 1 एटम है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, सिंगल एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन का ओनली 1 एटम प्रेजेंट है। तो ये तो हमने बना ली एक टेबल। अभी मैं इसको रफली ड्रॉ कर रही हूँ, जब आप एग्जाम में ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन टेबल ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये नीट एंड क्लीन टेबल होनी चाहिए, ऐसे आपको अंदाज़े से नहीं करना, ठीक है। तो ये अभी हमने लिख लिया है कि भाई हमारे पास क्या कंडीशंस दी हुई है। थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा कि अब हमें इन्हें इक्वलाइज करना है, मतलब जितने राइट हैंड साइड पर हैं उतने ही लेफ्ट हैंड साइड पर भी होने चाहिए, ठीक है। दोनों साइड पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इक्वलाइज करना है। वी हैव टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स 1 by 1, ठीक है। सपोज अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक एटम से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो भी हमारी इक्वेशन है ना उसके ऊपर हम बॉक्स लगा लेते हैं कि भाई ये तो हमें दिए हुए हैं, इनसे तो हम छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ कोई नंबर ऐड कर सकते हैं उसके आगे, लेकिन जो इक्वेशन है इस बॉक्स के अंदर उससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो इक्वेशन एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। सो हम दोनों साइड पर जो नंबर ऑफ आइटम्स है उनको इक्वलाइज करेंगे। तो हम आयरन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड पर आयरन के 3 आइटम्स हैं, लेकिन यहाँ पर आयरन का सिर्फ 1 एटम प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, अब यहाँ पर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो दोनों साइड पर क्या हो गया, आयरन के नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो इक्वल हो गए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 होंगे, तो पहले से ही इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन के देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑन द राइट हैंड साइड वो 4 है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन का। तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि प्रोडक्ट में 4 एटम्स फॉर्म हो जाएंगे और रिएक्टेंट में 1 एटम होगा। तो हमें क्या करना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को, पूरे कंपाउंड को, ठीक है। सो अब अगर ऑक्सीजन का आइटम हमने मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन का आइटम भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पर जो हाइड्रोजन के आइटम्स हैं वो 8 हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ 2 एटम्स फॉर्म किए हुए हैं। सो इसको भी हमें 8 करना होगा। इसको 8 करने के लिए यहाँ पर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो अब ये क्या होगी, हमारे पास इक्वेशन होगी। अब देख लो यहाँ पर काउंट कर लो। 5th स्टेप यही होगा हमारा कि हम इन दोनों को काउंट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे ऑन बोथ द साइड्स।
ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आयरन के 3 एटम्स हैं, यहाँ पर भी 3 एटम्स हैं। ऑन द राइट हैंड साइड H2 के जो हैं 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर भी 4 एटम्स प्रेजेंट है। ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ पर भी 4 एटम्स है। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, 6th स्टेप जो इसके बाद हमारे पास आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम सिम्बल्स लिखेंगे इनकी फिजिकल स्टेट के, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, 3 आयरन 3 Fe प्लस 4 वाटर विल फॉर्म Fe3O4 प्लस 4 H2, ठीक है। सो आयरन जो है उसकी किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। वाटर जो है वो यहाँ पे स्टीम की फॉर्म में हम यूज़ करें तो हम इसको गैशियस फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। वाटर जो है वो गैशियस फॉर्म में, इसका क्या मतलब हुआ कि हम उसे एज अ स्टीम यूज़ करें, स्टीम की फॉर्म में हम वाटर यूज़ करें, ठीक है। Fe3SO4 है वो भी सॉलिड फॉर्म में फॉर्म होगा, और H2 हाइड्रोजन जो है वो एक गैस फॉर्म होगी। तो ये हमने इसके सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया। और नाउ लास्ट में हम लिख देंगे नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई है, ये हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि किस तरह से हमने बैलेंसिंग की है। तो सबसे पहले हमें ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई थी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसे हमें बैलेंस करना था। तो उसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस बैलेंस्ड इक्वेशन को लिख लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने इसके नंबर ऑफ आइटम्स की एक टेबल बना ली कि राइट हैंड साइड पर हमें कितने आइटम्स दिए हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर हमें कितने आइटम्स दिए हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इक्वलाइजेशन करेंगे। हमने इक्वलाइज किए नंबर ऑफ आइटम्स ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। एक एक करके हमने सभी आइटम्स को इक्वलाइज किया। फोर्थ स्टेप में हमने वो इक्वेशन जो है इक्वलाइज करने के बाद उसको हमने राइट डाउन कर लिया। फिफ्थ स्टेप में हमने क्या किया, हमने काउंट की नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। ये हमने क्या किया कि काउंट कर लिया, हमने इंश्योर कर लिया कि क्या नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है या नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप में हमने क्या किया, हमने उनके सिंबल्स लिखे कि कौन सा जो एटम है वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट है, फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, किस स्टेट में हमें वो प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये सब कुछ करने के बाद हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है। हमें क्या मिल गई, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल गई, ठीक है। एंड स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको करना है, ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे आपको आई है या नहीं आई है। सिंपल सा क्वेश्चन है, Mg+O है, आपको O2 है, MgO, जो इक्वेशन हमने सबसे पहले पढ़ी थी, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ये आपका क्वेश्चन है कि आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।